नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। यूथ पाठशाला में आप सबका स्वागत। हम हर रोज़ किसी एक नए मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए मुखातिब होते हैं और वो मुद्दे जो देश की राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था और देश के सामाजिक ताने बाने से संबंधित है। आज भी एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं आपके सामने। अभी हाल ही में केरल के मत्स्य पालन मंत्री ने एक विवादास्पद बयान दिया। मंत्री महोदय ने भारतीय संविधान के संबंध में कुछ ऐसे वक्तव्य और कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिनके कारण भारतीय संविधान को लेकर उसकी पालना करने वाले लोगों में मंत्री के बयान को लेकर एक बेहद खौफ, नाराज़गी और गुस्सा उभर कर सामने आया। बात सिर्फ इतनी नहीं रही, बल्कि केरल विधानसभा के सत्र में भी विपक्ष ने हंगामेदार विरोध किया और केरल विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अखबारों में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन जानकारी के लिए कि आखिर ऐसा क्या कह दिया मंत्री ने जिसके कारण विधानसभा में हंगामा हुआ और देश भर के अखबारों में उस पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। दोस्तों, केरल के मत्स्य पालन मंत्री महोदय ने भारतीय संविधान के संबंध में एक अजीबोगरीब बयान दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि भारत का संविधान शोषण की क्या अधिकार देता है और 75 वर्षों से देश के अधिकांश लोगों का शोषण का जो मूल कारण रहा वो संविधान रहा। जबकि हम सब जानते हैं, हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या देश के करोड़ों लोग जिनको संविधान के तहत न्याय मिला, आरक्षण मिला, सुविधाएं मिली, सुरक्षा मिली, अपने विकास का रास्ता मिला, तो क्या हम ये मान लें कि भारत का संविधान शोषण का हथियार था? जी नहीं। भारत का संविधान बहुत मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम के बाद तैयार किया गया और न केवल तैयार किया गया बल्कि भारत की आज़ादी के बाद इसको लगातार अपडेट किया गया, उसको सुधारा गया, संशोधित किया गया। भारत का संविधान कोई नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। भारत के संविधान में लगातार अनवरत संशोधन होते रहे हैं और इन संशोधनों के माध्यम से हम लगातार भारत के संविधान को पुख्ता ढंग से मजबूत और आधुनिक आधार पर तैयार होता हुआ भी देख रहे हैं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमने देखा कि 103 संविधान संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं। भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए वो इस बात के प्रमाण है, जीवंत प्रमाण है कि भारत का संविधान आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार इसमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। हमारी विधायिका ने ज़रूरत के अनुसार उसमें संशोधन भी किए हैं। तो हमारी संविधान की जो प्रक्रिया है और हमारा संविधान का जो स्वरूप है उस पर बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। एक भारत का नागरिक होने के नाते, अगर एक युवा हैं आप और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं तो इस नाते, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस नाते, अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो जानकारी के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का संविधान कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है और हम भारतीय संविधान के माध्यम से अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं पर रूबरू करूं और उन पर बातचीत करूं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत का संविधान जिन पिलर्स पर खड़ा हुआ है उसकी एक दिलचस्प मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। आइए पहले हम उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा ये मज़ेदार वीडियो, आपको याद आ गया होगा अपना बचपन। हम सब ने ऐसे खेल खेले हैं, लेकिन इस वीडियो में और हमने जो बचपन में खेल खेले हैं या जो म्यूजिकल चेयर होती है उसमें, या फिर हम हंसी मजाक में कई बार अपने साथियों की जो चेयर खींच लेते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जब जिस साथी की हमने
चेयर खींच ली थी वो ज़मीन पर जा गिरा। लेकिन ये वीडियो भारतीय संविधान के आत्मा को रेखांकित कर रहा है और हमारे सामाजिक ताने बाने के साथ एक दूसरे के साथ जो सहयोग की प्रक्रिया है उसको भी बता रहा है। 4 साथी इसमें देखे हमने जो चारों कुर्सी पर बैठे हैं और एक एक करके उनकी कुर्सियां हटाई गई। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से देखिए आप, कोई भी साथी उसमें से गिरा नहीं, बल्कि वो पूरी की पूरी एक संगठनात्मक संरचना के रूप में वो खड़े हो गए और हमने उनको एक मजबूत स्वरूप में सामने देखा। भारत का संविधान भी लगभग इसी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। भारत के संविधान के 3 प्रमुख अंग और उन 3 प्रमुख अंगों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और एक चौथा अंग जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं, वो चौथा अंग है मीडिया, समाज, नागरिक और अन्य लोग। ये चौथे अंग के रूप में सामने हैं। और इस तरह इस वीडियो में हमने जिन 4 अंगों को देखा, वो चारों अंग हमारे संविधान के मजबूत ताने बाने को और उसके स्वरूप को बताने के लिए पर्याप्त हैं। अगर एक भी साथी इनमें से गिर जाता तो ये ढांचा ध्वस्त हो जाता। इसी तरह भारतीय संविधान में वर्णित जो हमारे 3 प्रमुख अंग हैं, 3 प्रमुख जो स्वरूप हैं उसके, वो एक दूसरे को थामे हुए हैं और इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस थ्योरी। एक दूसरे को नियंत्रित करना और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। इस पूरी प्रक्रिया में हम संविधान को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाना चाहता हूँ। अब्राहम लिंकन का नाम हम सब ने सुना है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और भारतीय संविधान में वर्णित जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उस लोकतंत्र के परिभाषा देने वाले। दोस्तों, अब्राहम लिंकन बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए किताबें खरीद सकें और किताबों के आधार पर अपना अध्ययन कर सकें। उनको कहीं से समाचार मिला कि निकट के एक गांव में एक रिटायर्ड जज रहते हैं और जज साहब के पास कानून की बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों को किस तरह लिया जाए और किताबों को प्राप्त करके कैसे अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए, यह विचार करते हुए अब्राहम लिंकन ने तय किया कि वो जज साहब से मिलने के लिए जाएंगे। चल पड़े। नदी थी एक बीच में, लिंकन के गांव और जज साहब के गांव के बीच में। एक नाव ली और नाव पर बैठ करके और वो धीरे धीरे नाव पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन हौसले के बीच में और भाग्य के बीच में टकराहट होगी। एक कहीं से टूटकर बर्फ़ का बड़ा शिलाखंड नदी में आ गिरा और नाव से टकरा गई और टकराने के कारण नाव चूर चूर हो गई। अब्राहम लिंकन पानी में जा गिरे, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और वो तैरते हुए किसी तरह रास्ता आगे पार कर गए और जाकर जज साहब के घर पर जा पहुँचे। जज साहब के घर पे जब वो पहुँचे तो पता लगा कि जज साहब का जो सर्वेंट था वो उस दिन आया नहीं था, क्योंकि बारिश तेज़ हो गई और जज साहब अकेले रहते थे। तो उनकी समस्या ये थी कि उनको कुछ घर में सहायता चाहिए थी पहले, तब वो लिंकन से बात कर पाते। तो अब्राहम लिंकन पास के जंगल में गए, वहाँ से लकड़ियाँ बटोरी उन्होंने, ला के जज साहब के लिए ईंधन का इंतज़ाम किया, कुछ और अन्य आवश्यकताएं थी उनको पूरा किया, घर के कुछ काम निपटाए और इस तरह जज साहब का मन जीत लिया उन्होंने। और जब मन जीत लिया तब जज साहब ने उनको अपनी कानून की किताबें पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दी और इस तरह अब्राहम लिंकन कानून के ज्ञाता के रूप में विश्वविख्यात हुए और उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति का पद भी प्राप्त किया अपनी ताकत के आधार पर। लेकिन यहीं पर हम अब्राहम लिंकन को इसलिए भी याद कर लें कि उन्होंने जिस भारतीय संविधान की मैं बात करने जा रहा हूं और जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, उन्होंने भारतीय संविधान के रेफरेंस में हमारा जो लोकतंत्र की मूल प्रक्रिया है, उस लोकतंत्र की मूल प्रक्रिया पर एक बहुत सुंदर और बहुत शानदार परिभाषा दी। आप सब ने उसको सुना है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। लेकिन हमारे जो
आलोचक मित्र हैं और जो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया को लेकर जो चुनौतियां देते हैं, उन्होंने लिंकन साहब की ही परिभाषा में से कुछ चीज़ों को संशोधित कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, OF, जो मूल परिभाषा है लिंकन की, उसमें ऑफ शब्द है लोकतंत्र के लिए, OF। लेकिन आलोचक कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, OFF, ऑफ का मतलब जिनके दिमाग बुझे हुए हैं, यानी भेड़ चाल है लोगों की, और भेड़ चाल में लोग, जो नेता ने कह दिया, मास उसको फॉलो करता है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट, OFF, ऑफ द पीपुल। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, FOR, फॉर, जनता के लिए। लेकिन आलोचक कहते हैं नहीं, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, FOUR, फॉर, 4 लोग, यानी जो गिने चुने नेता दिखाई देते हैं हमारे पास, जो थोड़े बहुत चेहरे बार बार दिखते हैं, लोकतंत्र को वही लोग हाँक रहे हैं और जनता उनके पीछे भेड़ चाल से चली जा रही है। एंड अंतिम तौर पर जो आलोचना करने वाले लोग कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपुल, BY, बाय द पीपुल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हितों को चलाने के लिए। लेकिन BY की जगह आलोचक कहते हैं BUY, लोकतंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, मतदाता के मताधिकार को खरीद लिया जाता है। विधानसभाओं में आप देख ही रहे हैं, बहुमत प्राप्त दल सत्ता से बाहर हो जाते हैं और विधायक लोग अपनी लॉयल्टी बदल कर दूसरे ग्रुपों में, दूसरे समूहों में चले जाते हैं। खुले तौर पर आरोप लगते हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, लोकतंत्र का अपहरण हुआ है। ये आलोचनाएं सब अपनी जगह पर सही हैं या नहीं हैं, इनका फैसला समय के साथ आप समीक्षा करते रहें, देखते रहें, समय इसका फैसला खुद भी लिख देगा। लेकिन हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये कि भारत का संविधान बहुत विलक्षण और महत्वपूर्ण संविधान है। भारत का संविधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान ने एक निर्माण की पूरी प्रक्रिया में अपना एक समय लिया, एक दिन में नहीं बना यह संविधान, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। लिखित संविधान के रूप में अगर आप बात करें तो हमारा संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना गया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने जो दल बनाए, जो कमेटियां बनाई, जो साथियों का सहयोग लिया, उसके आधार पर जो संविधान बना, उस संविधान ने अद्भुत काम किया। आपको याद होगा, भारतीय सनातन संस्कृति की जो बहुमूल्य विशेषता है वो है कि जहाँ कहीं से भी अच्छा मिले उसे स्वीकार करो। और उसे स्वीकार करने का मतलब हुआ कि हमने दुनिया भर में जो कानून की किताबें थी, संविधान थे, और जो दुनिया भर के अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी, उन सब को मिला के हमने देखा कि भारत का संविधान सबसे श्रेष्ठ संविधान कैसे बन सकता है। भारत का संविधान जहाँ पूरा तौर पर लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है, बड़ा संविधान है, समय लेकर पूरी बहस करने के बाद संविधान को तैयार किया गया था। अगर आप इंग्लैंड से तुलना करेंगे तो वो एक अलिखित संविधान है। दुनिया के सबसे छोटे संविधान में बात करेंगे तो वो अमेरिका के संविधान की बात आ जाएगी। भारत के संविधान में हमने अलग अलग जगह से अलग अलग मुद्दों पर बहुत सारी चीज़ों को लिया और उनके आधार पर हमने काम किया। तो आइए हम बढ़ते हैं भारत के संविधान के साथ साथ अब एक एक करके उन मुद्दों की ओर जिन मुद्दों को लेकर भारतीय संविधान में विशेषताओं को उल्लेखित किया गया है, और भारत के संविधान में जो हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो 3 आधार स्तंभ हैं वो, और हमारी जो सामाजिक न्याय की प्रणाली है, उस सामाजिक न्याय की प्रणाली को जो मजबूती प्रदान की गई है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आइए हम मिलते हैं और बढ़ते हैं आगे, भारतीय संविधान को देखते हैं कि भारत का संविधान कैसे आगे बढ़ा। तो अभी जैसे हमने शुरू किया था और आपने देखा ही था, हमने केरल के मंत्री महोदय ने किस तरह से संविधान के बारे में एक बयान दिया, और उसके बाद एक बार फिर से हमारा संविधान वापस से चर्चा में आया, और चर्चा में आने के बाद हम किस तरह से एक बार इसको नए सिरे से देखें और पढ़ें और समझें आगे। भारत के संविधान की जो संरचना है, उस संरचना की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो बहुत खूबसूरत सा जो कवर आपको दिखाई दे रहा है,
भारत के संविधान के निर्माताओं ने जो हस्तलिखित हमारा संविधान है, उस हस्तलिखित संविधान को तैयार किया और उस पर उसको बहुत सुंदर चित्रों के साथ उकेरा गया था। और वो संविधान अब पूरी तरह सुरक्षित एक गैस चैम्बर में रखा हुआ है। हस्तलिखित पुस्तक जो हमारी संविधान की पूरी दुनिया भर में उसको स्टडी करने के बाद पाया गया कि संविधान के मूल पुस्तक को सुरक्षित रखा जाए, तो वो वहाँ रखा हुआ है। हमने देखा कि भारत की संविधान के जो मूल रूप से 3 अंग हैं, उसमें सबसे पहला अंग है हमारा व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं। भारत के संविधान की सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है उन इन 3 अंगों में आपको देखने को मिलेगी। व्यवस्थापिका को जो हम पार्लियामेंट भी कह रहे हैं, संसद कहते हैं, जिसे संसद के 2 अंग जिसमें हमारे पास हैं उनको हम देख रहे हैं। आपने उसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बहुत आगे बढ़ता चल रहूँगा इस पर। कार्यपालिका की बात अगर हम करें तो कार्यपालिका भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका में 2 प्रमुख अंग इसमें एक साथ शामिल होंगे, भारत का राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। जी हाँ, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य वो कार्यपालिका में शामिल होते हैं। और कार्यपालिका पूरे देश की व्यवस्था को वास्तविक रूप से चलाने का काम करती है। यहाँ 2 शब्द शुरू में आपने देखा था, एक व्यवस्थापिका है और एक शब्द है विधायिका। विधायिका का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो विधान बनाने का काम करती है, विधान बनाने का, कानून बनाने का काम करती है। हमारी संसद मुख्य रूप से चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पर काम करते हुए 2 काम करती है। एक तो कार्यपालिका को समय समय पर दिशा निर्देश देने का काम, और दूसरा है कानून बनाने का काम। संविधान में चाहे संशोधन करने की बात हो, या संविधान में या नए कानून बनाने की बात हो, या कोई स्वरूप बनाने की बात हो, उसके बारे में हमारी पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है, उस संसद को हम इस रूप में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। भारतवर्ष में हम संसद के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसी संसद को कांग्रेस के नाम से भी पुकारा जाता है, कांग्रेस कहकर पुकारा जाता है। हमारे यहाँ एक पार्टी का नाम है, ये राजनीतिक दल है, और अमेरिका में पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ हमारा, वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ कार्यपालिका हमारी। कार्यपालिका में मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये संयुक्त रूप से मिलकर काम करते हैं। बहुमत दल का जो नेता होता है वो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, और फिर वो अपने साथियों को, अपनी पार्टी की, अपनी विचारधारा के लोगों को उसमें चुनता है, और चुने हुए लोग विभिन्न विभागों के माध्यम से जो प्रधानमंत्री द्वारा उनको दिया जाता है उस पर काम करते हैं। तो ये हुआ कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद। आप ध्यान रखिएगा, इसको हम मंत्रिपरिषद के नाम से भी जानते हैं। फिर तीसरी संस्था है हमारी, और वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारी तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है, और ये जो तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है वो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा अगर कभी संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध कोई कानून बना दिया जाए, कोई निर्णय कर दिया जाए, कोई प्रक्रिया ऐसी स्थापित कर दी जाए जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसकी सुनवाई करती है, और सुनवाई करने के बाद कानून के अनुसार उस पर फैसला करने का काम करती है। तो इस तरह भारत के संविधान में जो 3 में मुख्य पिलर हैं, पहला पिलर हो गया ये, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये 3 जो महत्वपूर्ण पिलर हैं, इन तीनों पिलर्स के द्वारा संगठन को स्थापित किया गया है। और जो याद करिए, जो हमने वीडियो देखा था उसमें एक चौथा पिलर और था। मीडिया कई बार कहता है कि हम चौथे पिलर के रूप में काम करते हैं, बहुत सारे NGOs कहते हैं कि हम सरकार को जगाते रहते हैं, जनता की दुख दर्द की आवाज़ को उठाते रहते हैं, तो वो अपने आप को चौथा पिलर कहते हैं। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि चौथे पिलर के रूप में अगर कोई है तो वह है बेनिफिशरी के रूप में पब्लिक, वोटर। वो इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। और आपने कई बार देखा होगा कि जब सरकारें बहुत सारे निर्णय कर लेती हैं, फैसले कर लेती हैं, और अगर वो जनता को पसंद नहीं आते हैं, तो जब जनता उस पुरजोर तरीके से उस मांग को उठाती है तो सरकार उसको संशोधित करती है या फिर उसमें परिवर्तन करने का काम भी कर देती है। अब आपके मन में ये सवाल भी आना चाहिए, और राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से भी हमें ये समझने की आवश्यकता है, संवैधानिक व्यवस्था की दृष्टि से भी, कि भारत सरकार को, राज्य सरकारों को और अन्य जो हमारी एजेंसीज हैं उन सब को किस तरह शक्तियाँ मिली हुई हैं और किस तरह वे काम करते हैं। तो सबसे पहली जो आती है वो आती है हमारी संघ सूची।
ये जो संघ सूची है ये केंद्र सरकार के अधिकारों पर बात करती है और इस संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं और जो आपने इसमें हमने लिखा भी है यहाँ पर 101वें संविधान संशोधन के बाद ये विषय बढ़कर 98 हो गए हैं। तो इस तरह वर्तमान में प्रविष्टियों की अगर संख्या कर रहे थे तो 100 पे चले गए थे हम, लेकिन बाद में कुछ संशोधन हुए और उसको 98 पर रह गए हैं। ये विषय वो हैं जिनका संबंध सीधे केंद्र सरकार से है, यानी केंद्र सरकार या यूँ कहें संसद उस पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार तैयार करती है और उन विषयों के आधार पर हम अलग से केंद्र सरकार के द्वारा कानूनों को क्रियान्वित होते हुए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में शक्ति का विभाजन, कार्यों का विभाजन 3 चरणों में किया गया। पहली हुई संघ सूची, इसके बाद 2 चीज़ें और आएंगी, एक राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। राज्य सूची में वो विषय शामिल हैं जिन विषयों पर राज्य की विधानसभा या विधान परिषद जिसको हम कहते हैं वो इस पर काम करने का काम करते हैं। विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद ये तीनों मिलाकर काम करते हैं। हालांकि जब राज्यों की बात करते हैं तो बहुत सारे साथियों के मन में एक प्रश्न उठता होगा, जैसे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी तरह से भारतवर्ष में 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा, केवल 8 राज्यों में। बाकी अन्य जगह पर केवल एक ही सदन है और उसके आधार पर हम काम उनके कानूनों को बनते हुए देखते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी वही प्रक्रिया है, राज्यपाल भी उसका साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति विधायिका और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करते हैं, ठीक उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच, राज्यपाल मंत्रिमंडल और विधानमंडल के बीच या विधान परिषद के बीच या विधानसभा के बीच सेतु का काम करते हैं और राज्यपाल की अनुमति से ही उनकी बैठक बुलाई जाती है। राज्यपाल समय समय पर उसके बारे में आवश्यक निर्देश देते हैं। भी आपने देखा होगा महाराष्ट्र की जो घटना हुई है, उस महाराष्ट्र की घटना में जब उद्धव ठाकरे सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद जब नई सरकार का गठन हुआ तो बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल ने सदन की बैठक आहूत की और उसमें नए स्पीकर चुनने के लिए कहा और नए स्पीकर के साथ साथ नई सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए भी कहा गया था। तो इस तरह से राज्यों की जो विधान मंडल हैं, हमारे राज्यों के विधान मंडल या राज्य विधान सभाएं जो हैं वो राज्यों के विषयों पर कानून बनाने का काम करती हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय सूची के बारे में बात कर रहे थे या संघ सूची जिसको कहते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, विषयों का निर्धारण उसी के आधार पर हुआ था। ठीक इसी तरह से राज्यों को भी शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा और संविधान अपने विषयों पर संशोधन करने के बाद अपने विषयों पर काम करने का, कानून बनाने का अधिकार रखता है। हमारी राज्य सूची में विषयों की संख्या आपने देखिए, यहाँ 66 विषय राज्यों को दिए गए हैं और बाद में इसमें संशोधन जब हुए लगातार तो इन संशोधनों के कारण इनकी संख्या घटकर 59 रह गई है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में किया गया था उसमें 5 विषयों में, जिसमें शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों, ये जो विषय दिए हुए हैं शिक्षा, वन्यजीव, पक्षियों की रक्षा, नाप तोल और न्याय प्रशासन, इनको हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। ये एक बहुत मौलिक परिवर्तन हुआ और ये 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन विधेयक आया था उस समय ये संशोधन हुआ और उसके तहत ही आप देखिए अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार शिक्षा जैसे विषय पर अपने तरीके से कानून बनाने का काम कर रही हैं। और ये बात सच है, भारत जैसे देश के लिए जहाँ इतनी विविधता हो वहाँ एकता के सूत्र को जोड़ने का काम और बांधने का काम शिक्षा ही कर सकती है। और जब हम शिक्षा की बात करेंगे तो अगर केवल राज्यों को ये अधिकार होता कि राज्य ही शिक्षा पर काम करते रहें तो मामला मुश्किल होता और ऐसा अतीत में हम घटित होते हुए देख चुके हैं। इसलिए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को समवर्ती सूची में डाला गया और समवर्ती सूची में डालने के बाद केंद्र सरकार ने उस पर बहुत सारे फैसले किए,
पूर्ववर्ती सरकारों ने भी और वर्तमान सरकार भी उसमें काम कर रही है। और शिक्षा पर होने वाला जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें भी केंद्र सरकार की भारी भूमिका है, उसमें योगदान उनके द्वारा दिया जा रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची है जिस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। इसमें शामिल विषयों पर दोनों का अधिकार है, लेकिन अगर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि मान लीजिए एक ही विषय पर केंद्र ने भी कोई कानून बनाया और उसी विषय पर राज्य सरकार ने भी कोई कानून बना दिया और दोनों कानूनों में टकराहट हो गई, यानी दोनों कानून परस्पर विरोधी बन गए, तो भारत का संविधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से यह साफ तौर पर निर्देशित करता है कि उस स्थिति में विवाद होने पर केवल केंद्र का ही कानून मान्य होगा। राज्य सरकारें उस पर नहीं जाएंगी और इस पर फिर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फैसले हो चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी उस पर फैसले कर चुका है। अब एक अंतिम सूची और रह गई, फिर से याद करिए। पहली सूची केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में कानूनों को बनाने के लिए विषयों का जो निर्धारण हुआ, उस विषयों के निर्धारण में केंद्र को, फिर राज्यों को, पहला केंद्र को केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची, इन सूचियों में स्पष्ट तौर पर विषयों का विभाजन किया गया। लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे हैं जो न तो केंद्र सूची में आए, न राज्य सूची में आए, न समवर्ती सूची में आए। उन विषयों का क्या होगा? वो कहलाते हैं अवशिष्ट विषय, बचे हुए विषय। और वो जो अवशिष्ट विषय हैं उन सब पर अधिकार केवल केंद्र का रखा गया है। केंद्र सरकार उन पर कानून बनाने का काम कर सकती है और केंद्र सरकार ही उस पर किसी भी तरह का गजट नोटिफिकेशन जारी करने का काम कर सकती है। अवशिष्ट सूची की जिसकी हम बात कर रहे थे, आप देखिए ये सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है और वर्तमान में जो अवशिष्ट जो सूची शक्तियां हैं, उन अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 248 में इनका वर्णन किया गया है और संघ सूची में ही इनको माना गया है। इस तरह से ये जो अवशिष्ट विषय हैं, ये विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार के द्वारा इन पर काम करने का निर्णय किया जाता है। आपके सामने दो शख्सियत नज़र आ रही हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और एक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से लेकर कानून व्यवस्था का राज करने के लिए सबको साथ, सबका विकास जैसे मुद्दों को लेकर जो काम किया जा रहा है वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। और इसलिए भारत के संविधान की शक्ति की दृष्टि से भी अगर हम बात करेंगे तो भारत के संविधान में जो सशक्त प्रधानमंत्री के तौर पर जिनको देखा गया है, उनमें पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और उसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हमने सरकार के अंगों के बारे में बात की थी और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में बात की, जन सहभागिता की बात की हमने, और हमने देखा कि किस तरह संसद हमारे कानूनों को बनाने का काम करती है। सरकार का जो महत्वपूर्ण अंग है, निश्चित रूप से व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश की शासन व्यवस्था को चलाने का काम है। याद रखिएगा फिर से, कानून बनाने का काम, संविधान में संशोधन करने का काम हमारी संसद का है, लेकिन उस बनाए गए कानून को लागू करने का काम और उसके अनुसार देश की, जिसको हम कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार शासन चलाने का काम, वो शासन चलाने का काम हमारे कार्यपालिका का है। सामान्य तौर पर सरकार जिसे कहते हैं वो कार्यपालिका होती है और कार्यपालिका के 3 अंग हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ये कार्यपालिका के सदस्य हैं। कार्यपालिका के द्वारा उत्तरदायित्व के सिद्धांत को शामिल किया गया है और वो उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये है कि हमारी संसद के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल निर्णय करता है, लागू करता है, लेकिन अगर कोई चूक हो जाती है और संसद उसमें विश्वास न रखे, अर्थात अविश्वास व्यक्त कर दे, तो फिर पूरे मंत्रिमंडल को उस अपना पद छोड़ना पड़ता है या त्यागपत्र देकर अलग हटना पड़ता है। यहाँ एक बात और मैं बता दूं आपको कि मंत्रिपरिषद का जो दायित्व है वो सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब मंत्रिमंडल में जितने सदस्य हैं उनकी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मंत्रिपरिषद के सदस्य ये कहकर मुक्त नहीं हो सकते हैं कि एक मंत्री ने गलती की है इसलिए वो जाने। अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी संसद द्वारा अविश्वास व्यक्त कर दिया जाए तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के विरुद्ध केवल प्रधानमंत्री की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाए और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, पारित होने के बाद उनको जाना पड़े, तो सामान्य प्रक्रिया सभी जानते हैं हम। लेकिन अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी, मान लीजिए किसी एक मंत्री ने, किसी विभाग के मंत्री ने गलती की और उस गलती पर संसद ने कोई कदम उठा लिया और पारित, हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, और लेकिन प्रक्रियागत अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो उस प्रक्रियागत स्थिति में पूरे मंत्रिमंडल को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो कार्यपालिका है इसको हम दोहरी कार्यपालिका कहते हैं, यानी एक राष्ट्रपति है और एक राष्ट्रपति के साथ साथ काम करने वाली एक मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल है। बहुत सारे मित्रों को ये सवाल, थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता होगा, दो शब्द सुनते हैं आप, एक मंत्रिपरिषद होता है और एक मंत्रिमंडल होता है। याद रखिएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों और प्रधानमंत्री को मिलाने पर जो ढांचा तैयार होता है उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। लेकिन कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीन तरह के मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर। हालांकि पिछले कई वर्षों से अब डिप्टी मिनिस्टर बनाने का काम बंद हो चुका है। अब उसके स्थान पर तीन तरह के मंत्री आज भी हैं। एक कैबिनेट मंत्री है, दूसरे हैं स्वतंत्र विभाग वाले राज्य मंत्री और तीसरे हैं केवल राज्य मंत्री। तो ये जो दोहरी मंत्रिपरिषद की प्रणाली है वो समझ में आ गई होगी बात आपको। एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वो पहले नंबर पर हो गए, दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद शामिल हो गए। शक्तियों के विभाजन में मंत्री किस विभाग का कौन सा मंत्री होगा और उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, कौन कौन से वो काम करेगा, इसका संतुलन स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने साथियों को विभाग देता है, उन्हें शक्तियाँ प्रदान करता है और इसलिए प्रधानमंत्री का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री वैचारिक दृष्टि से नेतृत्व देने में सक्षम होता है, अपने दल के साथियों को विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, उनके विभागों की समीक्षा करता है और उनके विभागों की समीक्षा के साथ साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों पर अगर वो असंतुष्ट होता है तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटा भी देता है। इस तरह प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च नेता होता है सरकार का, और दूसरे शब्दों में कहें तो देश का भी सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री ही होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में भी दो प्रकार की कार्यप्रणाली होती है, संवैधानिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जैसा आपने चर्चा की थी, आपने उसको देखा, समझ लिया होगा आपने। जो संवैधानिक कार्यपालिका है उस संवैधानिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी ये केंद्र की व्यवस्था है, और राज्यों में देखिए वहाँ राज्यपाल और महाधिवक्ता होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एग्जीक्यूटिव है उसकी बात हुई। और जो रियल एग्जीक्यूटिव है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव का एक लौकिक उदाहरण से भी आपको बात समझा देता हूँ। भारत के संविधान के अनुसार सारा काम राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तव में उन सारी शक्तियों को उपयोग करने का काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ये ठीक वैसी ही कहानी है जैसे घर में बाबा बैठे हों या दादा बैठे हों तो निमंत्रण पत्र उनकी तरफ से भेजा जाता है, चाहे वो 90 साल के हैं, 95 साल के हो गए हैं। बाबा जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, दादा हमारे कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दादा के नाम से सारा काम चलता है। निमंत्रण आएगा तो भी उनके नाम से आएगा और निमंत्रण भेजा जाएगा तो भी उनके नाम से भेजा जाएगा। करने वाले पिताजी हैं, उनके पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो लोग नीचे वाली पीढ़ी के लोग काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। यहाँ संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक कार्यपालिका, जिसमें केंद्र में हमने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल, और राज्यों में राज्यपाल और महाधिवक्ता होते हैं। इसी तरह से राज्य वास्तविक कार्यपालिका की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हो गया, और राज्यों में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा। दोस्तों, ये जो आज की हम वीडियो पर बात कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप अपने साथियों को ज़रूर जोड़िएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स जुड़ें, आपके मित्र लोग जुड़ें, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं वो, और इनके साथ साथ
आप अगर सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं या आप अपने बच्चों को बताने की बात कर रहे हैं, परिवार में, घर में चर्चा कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में हम कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं होते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक कार्यपालिका वो है जो दिखाने की कार्यपालिका, दिखावा है जिसके नाम से राष्ट्रपति के नाम से सारे आदेश जारी होते हैं, सारे गजट नोटिफिकेशन उन्हीं के नाम से जारी होते हैं, उन्हीं के हस्ताक्षरों से कानून बनता है, उन्हीं के हस्ताक्षरों से कानून में संशोधन होता है। ये सारी प्रक्रिया संवैधानिक कार्यपालिका की है। लेकिन फिर मैं याद दिला दूं आपको, वास्तविक अधिकार और वास्तविक कार्यपालिका वह है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होता है। संवैधानिक कार्यपालिका में हमने चर्चा कर ली है, वास्तविक कार्यपालिका की भी हमने चर्चा कर ली है। अब बात आती है न्यायपालिका की। न्यायपालिका सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है और न्यायपालिका की जो भूमिका है, अब तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, जितनी सक्रियता से न्यायपालिका काम कर रही है हमारी, वो आप सबके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय स्तर पर उसका महत्वपूर्ण अंग है। हमने फिर याद दिला दूं, तीसरा अंग आ गया है। पहला अंग था व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका की जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए आप, न्यायपालिका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों की जांच करने का काम और समीक्षा करने का काम, यानी संविधान के अनुसार वो कानून बना है या नहीं बना है, इसको देखने का, जांचने का, परखने का काम कौन करेगा? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका महत्वपूर्ण अंग के रूप में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी देने का काम, आप भारत में स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और आप मौलिक रूप से अपना विकास करना चाहते हैं और आपके मौलिक अधिकारों पर कहीं हनन हो रहा है, तो उनको देखने का काम, उनको समझने का काम, उनको जांचने और पहचानने का और पुख्ता ढंग से देखने का काम कौन करेगा? वह केवल न्यायपालिका उस काम को करती है। तो लोकतंत्र की रक्षा करने का दायित्व जो है, वो सबसे बड़ा दायित्व वो न्यायपालिका को है और न्यायपालिका इस दिशा में, भारतवर्ष की न्यायपालिका बहुत सक्रिय रहकर काम कर रही है। न्यायपालिका के भी वही स्वरूप हैं। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इस समय देश में 25 उच्च न्यायालय काम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ राज्य, कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो 2 राज्यों को मिलाकर एक साथ काम करने का दायित्व देख रहे हैं। ये देखिए हमारे सामने देश की जो न्यायालय की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, फिर 25 उच्च न्यायालय और फिर हमारे जो ज़िले हैं, उन जिला स्तर पर जिला न्यायालय वहाँ काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करते हैं। और जिस तरह संविधान में व्यवस्था की गई है, इसमें भी आप साफ तौर पर समझ लें कि हम कोई भी मुकदमा सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए निर्धारित। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें सीधे हाईकोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो दीवानी मामले होते हैं, फौजदारी मामले होते हैं, उन फौजदारी और दीवानी मामलों में जिला न्यायालय में आप अपना केस लगाते हैं, अपील करते हैं वहाँ पर, और वहाँ से फिर धीरे धीरे करके अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फिर उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय से में कुछ विषयों में ऐसे भी हैं जहाँ फिर सर्वोच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हैं। बात करें भारत के संविधान की विशेषताओं की। अभी तक हमने सरकार के अंगों के बारे में बात की, सरकार की पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया, सरकार के जो 3 अंग हैं उनको समझने की कोशिश की। अब हम भारत का संविधान, जो जैसा हमने प्रारंभ में भी आपसे कहा था, भारत का संविधान बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं से लबालब भरा हुआ है। इसके अंदर इतनी विशेषताएं हैं कि दुनिया के, भारत का संविधान बनने के बाद विश्व के अनेक देशों ने भारतीय संविधान को पढ़ा है, देखा है, समझा है और इस यहाँ से बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे यहाँ से उन्होंने बोरो की हैं, स्वीकार की हैं, लेकर गए हैं अपने संविधान के लिए। तो भारत के संविधान की बात करें, सर्वोच्च है, यानी भारत का संविधान सर्वोच्च का मतलब हो गया कि रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है। भारतवर्ष के नागरिकों के लिए भी और आप सबकी जानकारी के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं मैं कि भारत के संविधान में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि यहाँ कानून के अनुसार ही राज चलता है। शासन व्यवस्था का संचालन कानून के अनुसार होता है, किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो भारत का संविधान सर्वोच्च है। हमने शुरू में जब इसकी विशेषताओं पर बात कर रहे थे तो कह रहे, वो आपको बता दिया मैंने कि भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है, विस्तृत संविधान है। 8 अनुसूचियों में
395 अनुच्छेदों के साथ ये बनकर तैयार हुआ और बाद में 2017 तक ये अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 465 हो गई, 12 अनुसूचियाँ हो गई। वर्तमान में भारतीय संविधान को अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लें साफ तौर पर कि इस समय हमारे भारतीय संविधान की एक मूल प्रस्तावना है। प्रस्तावना आपकी पुस्तकों में जब आप पढ़ते थे स्कूल कॉलेजों में, तब आपने उन प्रस्तावना को पढ़ा भी होगा। उस प्रस्तावना में कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्क समाया हुआ है, उसका सार संक्षिप्त समाया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग यहाँ से शुरू होता है और फिर पूरी प्रस्तावना हमारे सामने उसकी विस्तार से बताती है कि किस तरह से हम धर्मनिरपेक्ष हैं, समाजवादी हैं, किस तरह से हमारी व्यवस्था में सबको समानता का अधिकार दिया गया है। 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ इसमें शामिल की गई हैं और इसके साथ साथ भारतीय संविधान में 25 भाग इसमें शामिल हैं और अब तक जो संशोधन हुए हैं उनकी संख्या 104 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। भारत के संविधान में जो विविधता और भौगोलिकता है उसका बहुत अद्भुत समावेश है। भारत का संविधान उन सब चीज़ों को रेखांकित करता है जो भारत की अपनी भौगोलिक दृष्टि से विशेषताएं भी हैं। भारत बहुभाषी देश है, बहुसंस्कृति का देश है, बहुजातीय देश है, बहुत सारी भौगोलिक विशेषताओं का देश है। तो इन सारी चीज़ों को भी संविधान में शामिल किया गया है। भारत के संविधान में जो मोटे तौर पर संविधान का जो स्वरूप बना था उसमें अंग्रेज़ जब यहाँ थे और अंग्रेज़ों ने जो 1935 का जो एक्ट बनाया था, हमने काफ़ी कुछ चीज़ें वो अपने संविधान में शामिल की हैं जो 1935 के अधिनियम में शामिल थी। इसके साथ साथ हमारे संविधान की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे दूसरे देशों से भी इसमें विशेषताएं ली हैं। आपने उनको बहुत विस्तार से उनके बारे में पढ़ा है। हमने तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें देखेंगे तो अलिखित, प्रथम जो लिखित संविधान था वो अमेरिका का जो संविधान है, उस अमेरिका के संविधान को में से हमने ये प्रेरणा ली कि भारत का संविधान लिखित होना चाहिए। सबसे बड़ा संविधान है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और दूसरे अन्य देशों से भी कुछ विशेषताएं हमने प्राप्त की हैं। भारत में जो संविधान है उसमें सामाजिक मुद्दों को बहुत विस्तार से हमने छुआ है। सामाजिक मुद्दों को छूने की बात यह कि हमारा जो देश है उस देश में जनजातीय लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े हुए लोग का एक बड़ा तबका है। भारत में कभी तो हम कहते थे कि भारत विश्व गुरु था और हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत बेहतरीन हुआ करती थी, लेकिन समय की धारा के साथ वो सब मलिन हो गया और जब विदेशी आक्रांताओं ने देश पर आक्रमण किया तो सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया था, यहाँ की अर्थव्यवस्था को चौपट किया था। नतीजा हमारे सामने है, यहाँ गरीबी का विस्तार हुआ और लोगों का सामाजिक जीवन बहुत कठिनाइयों में पड़ गया था। लेकिन जब देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद हमने उन सारे मूल सिद्धांतों को फिर से स्वीकार किया और हमने लोगों के विकास के लिए काम करना शुरू किया। हमारे संविधान ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान उसमें शामिल किए गए। इसके साथ साथ नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। भारत के संविधान में आपने, और वैसे भी आप सामान्य जीवन में भी बातचीत करते हैं जब कहते हैं ये मेरा अधिकार है, वैसे तो इस पूरे देश में कर्तव्यों की लड़ाई तो लड़ते हुए आपने किसी को देखा नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को आपने अधिकारों के लिए लड़ते सुना है, देखा है कि ये मेरा अधिकार है। कभी किसी के मुंह से सुनिए ये बात, आनंद आएगा। आप कम से कम आप तो कहिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भारत के नागरिक के रूप में चैतन्य हैं, तो कहिए कि ये मेरा अधिकार है। तो उसके साथ साथ पुरजोर तरीके से कहिए कि ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसको का पालन करूँगा। अगर हम सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने लगेंगे तो देश की हजारों समस्याओं का समाधान बहुत सरलता से और सहजता से हो जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई और प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा हुई। भारत के संविधान की एक विशेषता अद्भुत है, वो ये है कि भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता यानी लचीलापन और कठोरता, नम्यता का मतलब है नरम होना और अनम्यता का मतलब है कठोर होना। तो भारत का संविधान नरम भी है और भारत का संविधान कठोर भी है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत सरलता से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार और 2/3 राज्यों की सरकारों का समर्थन मिलेगा, तभी हम उसमें संशोधन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। हम नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहे थे और आप जानते हैं कि अधिकारों पर हमारा कितना फोकस है।
चाहे वो फिर अधिकार घर में हों, चाहे फिर वो राजनीति में हों या फिर सरकार में हों। हम अधिकारों के प्रति सबसे ज़्यादा, भारत के नागरिक सबसे ज़्यादा सचेत ही अधिकारों के बारे में पाए जाते हैं। अधिकारों का मुद्दा होगा तो हम हड़ताल करने को तैयार हो जाएंगे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, रास्ता रोकने के लिए तैयार हो जाएंगे। कभी आप किसी को अपने कर्तव्यों के लिए रास्ता रोकते हुए देखें, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हड़ताल करते हुए देखें, तब समझ में आएगी बात कि हम शिक्षित हो गए हैं, हम विकसित हो गए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम मूल अधिकारों की बात करें तो हमारे जो संविधान है उसके जो भाग 3 है, उस भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे अधिकारों का उल्लेख मिलता है। जब संविधान बना था तब संविधान के शुरू में हमारे 7 अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जब 1944वां संशोधन विधेयक पारित हुआ 1978 में, 1978 में, तो संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया और अब वर्तमान में हमारे पास केवल 6 अधिकार रह गए हैं। इन अधिकारों में सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, इनके आधार पर सब व्यक्ति समान माने गए हैं। आप कोई भेद नहीं कर सकते हैं किसी के आधार पर, ये रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर, ये पहाड़ का व्यक्ति है, ये मैदान का व्यक्ति है, इस तरह का कोई भेद आप नहीं कर सकते हैं। ये ठिगना है, ये लंबा है, ये मोटा है, ये छोटा है, ये गोरा है, ये काला है, ये कोई भेद नहीं कर सकते हैं आप। भारत का संविधान कहता है प्रत्येक व्यक्ति समान है और जो समानता का अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के कारण भारतवर्ष में 75 वर्षों में जो हमने आज़ादी की बात की है और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये समानता के अधिकार की बात का ही रेखांकन है, उल्लेख है उसका। बहुत अधिकार तो मिल गए लोगों को, लेकिन जो आदिवासी हैं, जो कम शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, असाक्षर हैं, उन लोगों को पता ही नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं। लेकिन सरकार ये बार बार इस बात को रेखांकित कर रही है कि हम सबको साथ लेकर आगे चलने का काम कर रहे हैं और समानता के अधिकार को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार है। और मैंने आपको याद होगा शुरू में जब केरल के मंत्री महोदय का बयान का जिक्र किया था, ये उसी अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतवर्ष में ये दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो आज़ादी का अधिकार है, जिसमें बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, प्रदर्शन करने की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, ये जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं हमको, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, इन स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग होने के कारण भारतवर्ष में कानूनी तौर पर बहुत सारे मुद्दे खड़े हुए हैं और इनके कारण देश की जो सामान्य कानून व्यवस्था संचालित होनी चाहिए वह बाधित होने लगती है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें विकास करने के लिए प्रदान किया गया है, बाधा पैदा करने के लिए नहीं किया गया। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार का ही जो सशक्त उदाहरण है वो ये कि भारतवर्ष में जो आज साक्षरता की दर बढ़कर 80% के आसपास पहुंच रही है, उसका भी मूल कारण यही है। भारतवर्ष की 130 करोड़ की जनता जो काम कर रही है, लोगों को जो रोज़गार मिला हुआ है, लोग जो अपनी स्वतंत्रता से जो अपना आवास बनाकर रह रहे हैं, भाषा के आधार पर जो करोड़ों लोग देश में पर्यटन करने का काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, राजनीतिक दल बना रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग कर रहे हैं, ये सब स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें मिले हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ासतौर पर जो कमज़ोर पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति भी अगर चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, कहीं भी अगर कोई रहता है तो वह व्यक्ति भी अगर उसको लगता है कि मेरा शोषण हो रहा है तो वह सरकार से अपील कर सकता है और सरकार अगर नहीं सुनवाई करती है तो फिर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपनी बात कह सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने चर्चा कर ली है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। दुर्भाग्य की बात है देश में धार्मिक स्वतंत्रता का बहुत अधिक दुरुपयोग इस समय हम देख रहे हैं। लोग धर्म के नाम पर जिस तरह के सांप्रदायिक ताने बाने को बिगाड़ने की काम कर रहे हैं और देश से बाहर की शक्तियों का सहारा लेकर देश की आज़ादी पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक विषय है। धार्मिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग का ये ज्वलंत उदाहरण मान सकते हैं हम कि जहाँ लोग धर्म के नाम पर लोग गला रेत रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के प्रति दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं ये। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का जो आशय है वो सीधा और साफ है। आप किसी अलौकिक शक्ति को, किसी धर्म को स्वीकार करें, किसी धर्म की पूजा करें, ये आपका अधिकार है। आप न मानें, आपका अधिकार है। लेकिन आप अपने धर्म के अधिकार के कारण दूसरों के जीवन में बाधा पैदा करें, यह धर्म का अधिकार हमें स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हमें मिला हुआ है
और ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को मिला हुआ है और उसी का नतीजा आप देखिए, दूर दराज के गाँवों तक, हमारी ढाणियों तक, छोटे छोटे गाँवों तक स्कूल खुले हैं। आज हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में स्कूल उपलब्ध है हमारे पास, और सरकार और निजी संस्थाएं मिलकर लोगों को शिक्षित करने का काम कर रही हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, अगर कहीं से भी इनका उल्लंघन होता है तो हम इस अधिकार का उपयोग करते हैं और संविधान के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए थे और संविधान, हमारे संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। और इसके अंतर्गत हमें जो सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो ये है कि हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं जिनका अधिकारों में या कर्तव्यों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने और संविधान में संशोधन करके स्वयं सरकार ने भी नीति निर्देशक तत्वों को पहले के मुकाबले में बहुत अधिक प्रखरता से मजबूत किया है, जिसमें हमारी प्रकृति का संरक्षण है, जीव जंतुओं के प्रति हमारी हिफाजत करने की जो भावना है उसको मजबूती प्रदान की गई है, पर्यावरण को संतुलित रखने के बारे में बात की गई है। इस तरह के मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। एक बात इसके साथ जुड़ी हुई है अधिकारों की मूल कर्तव्य। मूल अधिकारों की बात थी तो 42वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से 11 मूल कर्तव्य इसमें शामिल किए गए हैं और उन कर्तव्यों के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत दायित्वों को स्वीकार कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। इस तरह से ये हमारे देश की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसमें शामिल है। हमने अपनी संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया। उत्तरदायी व्यवस्था इसमें शामिल है, संघात्मक व्यवस्था इसमें शामिल है। संघात्मक होते हुए एकात्मकता की बात है, इसीलिए इसको शक्तियों के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। शक्तियों के सिद्धांत में केंद्र को शक्तियाँ, फिर राज्यों को शक्तियाँ और फिर समवर्ती सूची की बात उसमें शामिल की गई थी। रूल ऑफ लॉ की बात हम करते हैं। कानून का शासन है और रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत जनता संप्रभु है, यानी संपूर्ण शक्तियाँ जनता में निहित हैं। संविधान ये कहता है कि सारी शक्तियाँ जनता में निहित हैं और राज्य के जो तीनों अंग हैं वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। एक विशेषता हमारे संविधान की ये भी है कि ये एकल नागरिकता का उल्लेख है। कई राज्य ऐसे, अमेरिका जैसे राज्य हैं जहाँ पर व्यक्तियों को 2 नागरिकताएं मिली हुई हैं, एक अपने राज्य की नागरिकता और एक देश की नागरिकता, एक स्टेट की, अपने खुद के स्टेट की। जैसे हम बात करें, अगर और अच्छे से समझने की बात करें तो भारतवर्ष में कानूनी तौर पर, जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ तो राजस्थान की नागरिकता मुझे नहीं मिली हुई है, मुझे भारत की नागरिकता मिली। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हों, आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये एकल नागरिकता की व्यवस्था हमारे यहाँ ये भाईचारे को और अखंडता को बढ़ावा देने का काम करती है। भारत के संविधान में सरकार को आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान भी दिया गया है, इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। भारत में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक आंतरिक आपातकाल, दूसरा बाह्य आपातकाल और तीसरा वित्तीय आपातकाल। बाह्य आपातकाल का मतलब देश की सीमाओं पर होता है। अगर कोई वहाँ कोई शत्रु आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार बाह्य आपातकाल लागू करके और संपूर्ण शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेती है सीमाओं की हिफाजत करने के लिए। आंतरिक आपातकाल, अगर देश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाए तो सरकार को यह अधिकार है कि वो देश में आपातकाल लगा कर लोगों के अधिकारों को स्थगित कर देती है। भारतवर्ष में 1975 में तत्कालीन सरकार ने आंतरिक आपातकाल लगाया था और जो 1977 तक चला। हालांकि उसकी बहुत कड़ी आलोचना हुई और लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसके बाद सरकार को बदलना पड़ा, सरकार को हटना पड़ा था। आपातकाल के जो 3 अनुच्छेद हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली अभी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भारत के संविधान की अद्भुत विशेषता है। हमारे संविधान में प्रत्येक 18 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है और ये मताधिकार जाति, भाषा, धर्म के आधार पर नहीं है। स्त्री पुरुषों को सभी को है। पहले इसके जो संविधान बना था तब 21 वर्ष की आयु थी, बाद में 1989 में इसमें संशोधन किया गया और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु के लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। और जो मतदान का अधिकार है ये महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर हम संसद को चुनते हैं, यानी लोकसभा के अंदर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और विधानसभा में भी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव हम करते हैं। ये भारतीय संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत
तात्कालिक रूप से कुछ व्यवस्थाएं, कुछ ऐसे अधिकार थे जिन अधिकारों को सरकार ने समय पर संशोधित किया। जैसे आपने देखा होगा असीमित संघवाद कहलाता, कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास थे। और जो ताज़ा तरीन बात हुई थी उसमें जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद था, उसको भारत सरकार ने हटाया और हटाने के बाद उसका विशेष दर्जा समाप्त किया और इस तरह वहाँ भारत सरकार ने एक विशेष महत्वपूर्ण व्यवस्था को स्थापित किया और उसके आधार पर संवैधानिक जो उसे अतिरिक्त छूट मिली हुई थी उसको समाप्त करके अन्य राज्यों के बराबर और अन्य नागरिकों को समान रूप से वहाँ कर दिया गया। आपको याद होगा जब 370 हटाया गया था तो उसके बाद भारत के नागरिकों को ये संपूर्ण नागरिकों को भी ये छूट दी गई है कि वो चाहें तो वहाँ पर अपनी संपत्ति खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं या अन्य काम वहाँ कर सकते हैं। वर्तमान में अगर आप विशेष उपबंधों की बात करेंगे तो ये उपबंध विशेष रूप से 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात को, 371A के अंतर्गत नागालैंड को, 371B के अंतर्गत आसाम को और 371C के अंतर्गत मणिपुर को विशेष अधिकार या विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ, वापस याद कर लीजिए, 370 जिस तरह से था उसके आगे के ये अनुच्छेद हैं और इन राज्यों को कुछ विशेष अधिकार और विशेष परिस्थितियां के अंतर्गत शक्तियां इनको दी गई हैं। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में 371D, 371F के अंतर्गत सिक्किम में, 371G में मिजोरम को और 371H के अंतर्गत अरुणाचल को ऐसे अधिकार दिए गए हैं। शक्तियों का पृथक्करण, ये केंद्र और राज्यों के बीच में मॉन्टेस्क्यू का रूल है। ये पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को मालूम होगा कि शक्ति संतुलन का नियम कहलाता है ये, और ये बहुत मज़ेदार नियम है। इस नियम के तहत सरकार के 2 अंग मिलकर तीसरे अंग को नियंत्रित करने का काम करते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मिलकर न्यायपालिका को कंट्रोल करती हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर विधायिका को कंट्रोल करती हैं, विधायिका और न्यायपालिका मिलकर कार्यपालिका को कंट्रोल करते हैं। यानी चेक एंड बैलेंस की थ्योरी कहलाती है ये। एक दूसरे को नियंत्रित करने का काम इस ट्रायंगल के माध्यम से किया जाता है और इस प्रक्रिया के तहत कोई जो अंग है सरकार का वो असीमित रूप से अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, और अगर कभी ऐसा होता है तो फिर दूसरे अंग जो हैं वो उसको चेक करने का काम या उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। हमारे देश के संविधान में कुछ स्वतंत्र अभिकरणों की व्यवस्था की गई है जिनके माध्यम से आप समय समय पर उनके बारे में पढ़ते आए हैं, देखते आ रहे हैं। एक निर्वाचन आयोग जो पूरे देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत रखने का और जिंदा रखने का काम करता है। दूसरा है रिक्रूटमेंट करने के लिए संघ और राज्यों में लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं, और तीसरा है सरकार के जो खर्चे हैं वो अनाप शनाप नहीं हो जाए, उनमें व्यवस्था गड़बड़ नहीं हो जाए, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य अभिकरण और संस्थाओं इसमें उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान की एक विशेषता ये भी है कि ये संघात्मक होते हुए एकात्मक है। हमारा संविधान पूरी तौर पर फेडरल सिस्टम में बटा हुआ है, लेकिन यूनिटरी भी है इसमें। तो एकात्मक और संघात्मक की पूरी व्यवस्था, एकात्मक तब हो जाता है जब देश में आपातकालीन स्थितियां बन जाएं तो सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से उन सारी शक्तियों को अपने हाथ में लेते हैं और फिर केंद्र सरकार शासन चलाने का काम करती है, जैसे 1975 में हुआ था। और संघात्मक रूप में आप देख रहे हैं वर्तमान में पिछले 75 वर्षों से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लगातार हम संघात्मक शासन प्रणाली के आधार पर ही अपना शासन चलाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से भारत एक संघात्मक होते हुए भी एकात्मक राज्य है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के संविधान में हमने देखा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई है, और इसके साथ साथ भारत का संविधान कानून के अनुसार चलने वाला संविधान है। तो ये कानून के, और जो हमने शुरुआत में बात कही थी कि हमारे देश में इस कानून का शासन मानते तो सब हैं, कहते तो सब हैं, लेकिन शक्तिशाली लोग, बहुत सारे अधिकारों वाले लोग जो है ना वो इसको कई बार ठेंगा दिखा देते हैं, तब सामान्य लोगों को तकलीफ होने शुरू हो जाती है। आप अपने दायित्वों का नागरिकों के रूप में स्वीकार करें, कानून की प्रक्रिया का पालन करें। ये हमारे संविधान की संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। दोहरी शासन प्रणाली, शक्तियों का विभाजन, लिखित, ये हम लगातार ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं इस पर। एकात्मक शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र है और एकल संविधान है, संविधान लचीला है, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव है, आपातकालीन उपबंध है, एकल नागरिकता है, एकीकृत न्याय प्रणाली है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं,
राज्य सूची एकीकृत जांच एजेंसी है, राज्य सूची की हम इसमें शामिल करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली है, राज्यों के विधायकों पर राज्य के कानूनों पर केंद्र को वीटो लगाने का पावर है। संविधान के स्रोत की अगर हम बात करें कि भारत का संविधान कैसे बना था, किन किन चीज़ों से बना था, तो ये उसका उल्लेख यहाँ पर मौजूद है। हमने जैसे शुरू में भी कहा था आपसे कि 1935 के एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। इसके अलावा हमने दूसरे देशों से भी कुछ संविधान में चीज़ें शामिल की हैं। संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं उनका ये स्टेटस है और उन विषयों के बारे में हम चर्चा काफ़ी विस्तार से कर चुके हैं। इस तरह से हम अपने पूरे राज्य को, पूरे देश को अगर समझने की कोशिश करें तो हम शासन व्यवस्था के आधार पर एक ऐसे संविधान के ढांचे में और ताने बाने में बंधे हुए हैं जिसमें हम पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर काम करें। तो भारत के आज़ादी के 75वें वर्ष में संविधान को जो हमने समझा और जानने की कोशिश की है, हजार आलोचनाओं के बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का संविधान पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने का महत्वपूर्ण काम कर रहा है। और आज हमने इसी आधार पर इस इतने विस्तृत रूप से आपसे चर्चा की है। दोस्तों, आज मैं फिर गुजारिश करूंगा, इस एपिसोड को न केवल आप देखें, अपने साथियों से चर्चा करें और विस्तार से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और आप नए विषय जिन पर सुनना चाहते हैं उनके बारे में हमें बताइए। हम आपके लिए उन विषयों पर आपके लिए सामग्री लेकर आएंगे। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।